अभी हाल ही में विश्व इलेक्ट्रिक व्हीकल दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 सितंबर को। तो याद रखना, हर साल 9 सितंबर को ये वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का आयोजन ई मोबिलिटी के उत्सव को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। इस दिन का मकसद क्या है? लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभ, उसके महत्व और आवश्यकता के प्रति जागरूक करना। इस अवसर पर दुनिया भर के विशेष जागरूकता अभियानों का भी आयोजन किया जाता है। पहले चलो फिर बताओ, अभी राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 सितंबर को। तो राष्ट्रीय वन शहीद दिवस यानी कि नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे ये 11 सितंबर को मनाया जाता है। ये दिन उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने पूरे भारत में जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, जैसे कि आपको याद होगा चिपको आंदोलन। तो इस दिन को वन रक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों के बलिदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। याद रखना 11 सितंबर को। आपको याद होगा अभी इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 आई थी, जिसमें वन क्षेत्र की वृद्धि में, वन क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि कहां पे हुई? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। और क्षेत्रफल के हिसाब से बात करोगे कि वनों का, फॉरेस्ट का सबसे ज्यादा एरिया कहां पर है? तो मध्य प्रदेश आंसर होगा। और परसेंटेज वाइज अगर देखोगे तो मिजोरम टॉप पर है। वैसे हमारे वन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है। चलो बताओ, अभी हाल ही में विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 सितंबर को। तो हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को दुनिया भर में चोटों को रोकने और जीवन को बचाने में प्राथमिक चिकित्सा यानी कि फर्स्ट एड के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये वर्ल्ड फर्स्ट एड डे के रूप में मनाया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ल्ड एड्स डे कब होता है, तो वो तो 1 दिसंबर को होता है। और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, नेशनल डॉक्टर डे, वो 1 जुलाई को होता है। अच्छा यूं बताओ, भारत का पहला मेडिकल सिटी जिसका नाम है इंद्रायणी मेडी सिटी, ये कहां पे स्थापित होगा? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के पुणे में। और भारत के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन कहां पे किया गया? उत्तराखंड के रानीखेत में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना कहां पे की गई? गुजरात के जामनगर में। तो ये पॉइंट्स भी याद रखना साथ में जो मैं आपको बता रहा हूं, एक्स्ट्रा ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलो बताओ, अभी हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने आयुर्वेद दिवस 2022 कार्यक्रम शुरू किया है। आपसे पूछ रहे हैं 2022 में ये आयुर्वेद दिवस हम कब मना रहे हैं? तो आंसर होगा 23 अक्टूबर को। तो अभी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ने आयुर्वेद कार्यक्रम 2022 को शुरू किया। तो 6 सप्ताह तक चलने वाला ये कार्यक्रम है जो कि 23 अक्टूबर 2022 तक जारी रहेगा। तो आयुष मंत्रालय ये हर साल धन्वंतरी जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाता है और इस साल ये 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस उत्सव की थीम क्या है? हर दिन हर घर आयुर्वेद। वैसे हमारे आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल है। शिपिंग मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, याद आ गया होगा आपको। चलो इसी बात पे एक प्रश्न का उत्तर दे दो कि आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने देवारण्य योजना शुरू की थी? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। अभी आपको याद होगा यूके की संसद ने आयुर्वेद रत्न पुरस्कार दिया था। किसे दिया था बताओ? तो आंसर होगा तनुजा नेसारी को। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में कहां पारंपरिक चिकित्सा केंद्र स्थापित किया? गुजरात के जामनगर में। ये सारे पॉइंट याद रखना। बढ़ते आगे, अच्छा बताओ, हाल ही में बीसीसीआई के अंतरराष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सर कौन बन गया है? तो आंसर होगा मास्टर कार्ड। तो बीसीसीआई के स्वदेश में होने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों और घरेलू प्रतियोगिताओं का टाइटल स्पॉन्सर बन गया है मास्टर कार्ड। और इसने किसकी जगह ली? पेटीएम की। तो अब मास्टर कार्ड भारत में होने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय मैच, चाहे महिलाओं के हो गए चाहे पुरुषों के हो गए, उनके लिए टाइटल स्पॉन्सर होगा। मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर अमेरिका में है और इसके सीईओ माइकल माइबेक हैं। आप जानते हो टाटा ग्रुप ये 2022 और 2023 के लिए आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर बना था। और अभी जो 2022 के फीफा वर्ल्ड कप होंगे कतर दोहा में, उसका ऑफिशियल स्पॉन्सर बना है बाईजूस। ये आप याद रखना। बाकी बीसीसीआई के सचिव जय शाह हैं और अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली है। बढ़ते आगे, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभी यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? तो आंसर होगा अलकराज गार्सिया ने। तो ये स्पेनिश टेनिस प्लेयर हैं अलकराज गार्सिया, जिन्होंने
सी रूड को हरा करके अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीत लिया है। पहली बार इनका नाम आपने सुना होगा क्योंकि पहली बार इन्होंने कोई ग्रैंड स्लैम जीता है और इस तरह से अब वे 19 साल की उम्र में दुनिया के नंबर 1 पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। क्या नाम है? अलकराज गार्सिया। अब आपके मन में आएगा, चलो ये तो आपने बता दिया कि यूएस ओपन 2022 में मेन सिंगल टाइटल जीता है अलकराज गार्सिया ने। ये भी तो बताओ वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता। तो वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। मैं इतना सा आपको बता दूं कि उनका नाम आपने पहले भी सुना है। आपको याद हो तो फ्रेंच ओपन जिस महिला ने जीता था वही ये वाला खिताब भी जीत लिया है। हिंट मैंने आपको दे दिया, आप ट्राई करो आंसर करने की। बाकी हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवाइज करते हैं। अभी आपको पता है साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और ये यूएस ओपन। तो यहां हम देख लेते हैं कि उसमें मेन सिंगल का टाइटल किस किसने जीता। तो देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन में राफेल नडाल विजेता रहे, वो स्पेन के हैं। फ्रेंच ओपन में राफेल नडाल ही जीते थे। राफेल नडाल को याद रखना किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है। फिर हुआ था विंबलडन ओपन, उसमें मेन सिंगल टाइटल नोवाक जोकोविच ने जीता था। नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के हैं। और अभी हमने देखा यूएस ओपन, ये जीता है अलकराज गार्सिया ने, ये भी स्पेन से है। बाकी वुमेन सिंगल टाइटल के बारे में हम आगे प्रश्न पढ़ेंगे, वहां पे मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। साथ में एक और स्टैटिक प्रश्न बन जाता है यहाँ से, वो भी देख लो। हमने कहा 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे खेला जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन तो होता है हार्ड कोर्ट पे, फ्रेंच ओपन होता है क्ले कोर्ट पे और विंबलडन होता है ग्रास कोर्ट पे। ये भी आप याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में एशिया कप 2022 का फाइनल किसने जीता? तो आंसर होगा श्रीलंका। तो श्रीलंका की टीम 6ठी बार एशिया कप चैंपियन बन गई है और इस बार श्रीलंका ने किसको हराया? पाकिस्तान को हराया। तो श्रीलंका के जो ऑलराउंडर हैं वानिंदु हसरंगा, उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया और भानुका राजपक्षे को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बार ये एशिया कप 2022 का कौन सा संस्करण था? 15वां संस्करण था, जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ। पहले ये श्रीलंका में होने वाला था लेकिन हुआ यूनाइटेड अरब अमीरात में। और आपको ये भी बता दूं कि एशिया कप को अभी तक किसने सबसे ज्यादा बार जीता है? तो भारत ने, और वो भी कितनी बार? 7 बार जीता है। लेकिन अब आप देख सकते हो श्रीलंका एक कदम ही हमसे पीछे है बस। अच्छा मुझे बताओ, अभी 2022 का वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप ये जो न्यूजीलैंड में हुआ था, किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था इंग्लैंड को हरा के। और अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 ये जीता था इंडिया ने इंग्लैंड को हरा करके। अच्छा चलो ये बताओ, अभी 2022 में जो आईपीएल हुए थे, जो इसका 15वां संस्करण था, वो किसने जीता? तो गुजरात टाइटन ने। गुजरात टाइटन ये एक नई टीम है, मतलब इस बार टोटल 10 टीमें खेली जिसमें से 2 नई टीमें थी, एक तो अहमदाबाद टीम और एक लखनऊ टीम। अहमदाबाद टीम का ही नाम है गुजरात टाइटन, जिसके कप्तान थे हार्दिक पांड्या। और लखनऊ टीम, इसका नाम बन गया था लखनऊ सुपर जायंट्स, जिसके कप्तान थे केएल राहुल। ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो आ गया वो प्रश्न कि यूएस ओपन 2022 में वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता? तो आंसर होगा ईगा स्विटेक ने। और हमने हिंट क्या दिया था? फ्रेंच ओपन। इस बार का फ्रेंच ओपन में वुमेन सिंगल टाइटल भी इन्होंने ही जीता है। ये है कहां से? पोलैंड से। पोलैंड की टेनिस प्लेयर हैं ईगा स्विटेक। और यूएस ओपन में इन्होंने किसको हराया? ट्यूनीशिया की ओ जोबेउर को। और इस तरह से उन्होंने यूएस ओपन 2022 में वुमेन सिंगल का टाइटल जीत लिया। अब रिवाइज करते हैं, इससे पहले के जो 3 ग्रैंड स्लैम है उसमें वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसमें वुमेन सिंगल टाइटल जीता था एश्ले बार्टी ने, वो ऑस्ट्रेलिया की है, वो तो संन्यास भी ले चुकी है। फिर उसके बाद फ्रेंच ओपन हुआ, उसमें वुमेन सिंगल ईगा स्विटेक ने जीता। और फिर हुआ था विंबलडन ओपन, उसमें वुमेन सिंगल टाइटल जीता था एलिना रिबाकिना ने, ये कजाकिस्तान से हैं। अच्छा टेनिस में 2 महिलाओं के नाम आपको और याद रखने हैं। एक तो सेरेना विलियम, अभी इन्होंने खेल से संन्यास की घोषणा कर दी है। और एक भारतीय टेनिस प्लेयर और है सानिया मिर्जा, इन्होंने भी कहा कि 2022 के एंड में ये भी संन्यास ले लेंगी। बाकी एश्ले बार्टी जो ऑस्ट्रेलिया से हैं वो तो संन्यास ले ही चुकी हैं। अच्छा वैसे वर्ल्ड टेनिस डे भी होता है, वो कब होता है? वो मार्च के पहले सोमवार को होता है। तो इस बार हमने 7 मार्च को मनाया वो। तो ये सब ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ,
अभी हाल ही में किसने इतालवी फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन। रेड बुल के ड्राइवर है मैक्स वर्स्टपन। वैसे भी अब इनका नाम तो आपको याद हो ही गया होगा, और ये किस कार कंपनी के ड्राइवर हैं ये भी, क्योंकि इस बार सबसे ज्यादा रेसेस इन्होंने ही जीती है। अभी तो ये इतालवी फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्री रेस जीत ली, और ये इतालवी वाली इनकी पहली ग्रैंड प्री रेस है, मतलब पहली बार इस रेस को जीता है इन्होंने। चलो बताओ, हाल ही में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की दैनिक प्रेस वार्ता आयोजित करने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन बन गए? तो आंसर होगा वेदांत पटेल। तो वेदांत पटेल ये यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट की दैनिक प्रेस वार्ता आयोजित करने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया है। वे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के प्रधान उप प्रवक्ता है। वे मीडिया के सामने विदेश नीति के मुद्दों पर देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्टेट डिपार्टमेंट के फॉगी बॉटम मुख्यालय में ब्रीफिंग रूम में उपस्थित हुए। आप जानते हो अभी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी कौन बने? BK त्यागी। संसद टीवी के CEO बने उत्पल कुमार सिंह, और DRDO के चेयरमैन बने थे समीर V कामत। ये नाम याद रखना बढ़ते आगे। अब बताइए, भारत की पहली इंट्रानेशनल कोविड वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है। इस वैक्सीन का नाम बताइए। तो आंसर होगा इनकोवैक। तो अभी हाल ही में भारत की पहली इंट्रानेशनल कोविड वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को किससे मंजूरी मिल गई है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से। ये मंजूरी 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए संक्रमण के खिलाफ प्राथमिक टीकाकरण के रूप में उपयोग के लिए दी गई है। इसे किसने बनाया है? तो भारत बायोटेक ने बनाया है, और इस वैक्सीन का नाम आपने देख लिया, इनकोवैक है। ये भारत का कोविड-19 वायरस के लिए पहला नाक से दिया जाने वाला टीका है। अभी तक आपको जो कोविड वैक्सीन लगी है वो इंजेक्शन के थ्रू लगी है, इसमें इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं होगा, नाक के थ्रू आपको ये वैक्सीन दी जाएगी। अच्छा, एक वैक्सीन के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं कि सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत का पहला टीका लॉन्च किया था, उस टीके का नाम क्या है? उस वैक्सीन का नाम क्या है? क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन, जिसको बनाया किसने? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने। अभी जानवरों के लिए भारत का पहला कोविड-19 वैक्सीन आया था, उसका नाम क्या है? एनोकोवैक्स। एनोकोवैक्स उसका नाम है। और कोविड-19 DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश आपका भारत है। वैक्सीन का नाम है ज़ाइकोव-D, जिसे जाइडस कैडुला ने बनाया। DNA आधारित पहली वैक्सीन है ये। और बताओ, प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना था? तो आंसर होगा कनाडा। अच्छा बताओ, कोवैक्सीन को किसने बनाया था? भारत बायोटेक ने, हैदराबाद में मुख्यालय है। और कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने। और एक और करंट अफेयर्स का प्रश्न बनता है कि मलेरिया की पहली वैक्सीन को अभी WHO ने मंजूरी दी थी, उस वैक्सीन का नाम क्या है? तो आंसर होगा मॉस्क्विरिक्स, क्योंकि अभी तक मलेरिया की जो दवा थी वो कुनेन थी, जो सिनकोना की छाल से बनती है, सिनकोना वृक्ष की छाल से। और मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। और भारत का लक्ष्य कब का है मलेरिया को खत्म करने का? 2030 का है। मलेरिया दिवस आप जानते हो 25 अप्रैल को मनाते हैं। और वैसे टीबी को खत्म करने का लक्ष्य ये है 2025 का। टीबी दिवस 24 मार्च को मनाते हैं। ये सारे पॉइंट्स याद रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, सितंबर 2022 में MRI मशीनों में इस्तेमाल होने वाला भारत का पहला सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट सिस्टम सफलतापूर्वक किसने डेवलप किया? इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर ने। तो अभी नई दिल्ली के इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर ने MRI मशीनों में इस्तेमाल होने वाला भारत का पहला सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट सिस्टम सफलतापूर्वक डेवलप किया है। तो इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर ने 1.5 टेस्ला सुपर कंडक्टिंग MRI मैग्नेट सिस्टम जो है, जो कि MRI मशीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको डेवलप किया है। ये भारत में MRI मशीनों के स्वदेशी उत्पादन को सक्षम बनाएगा। वर्तमान में भारत MRI मशीनों के लिए 100% आयात पर निर्भर है। वर्तमान में बात करेंगे तो भारत MRI मशीनों के लिए 100% आयात पर इंपोर्ट पर निर्भर है। चलो बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फिल्म उद्योगों के लिए लॉन्च की है राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022? तो आंसर होगा गुजरात। तो अभी गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, उन्होंने फिल्म निर्माण उद्योग के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने और विकसित करने और पर्यटन अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 की शुरुआत की। तो इस नीति, इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य में निवेश करना,
फिल्म इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को सुगम बनाना और फिल्म प्रोडक्शन इंडस्ट्री में युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता की चुनौती को बढ़ावा देना। आपको याद है सेमीकंडक्टर नीति को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा गुजरात। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक था। लेकिन अगर आपसे पूछे प्री प्राइमरी स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य, वो उत्तराखंड होगा। और अगर ई वाहन नीति को मंजूरी देने के मामले में बात करेंगे तो पहले स्थान पे कर्नाटक रहा। फिर बताओ सितंबर 2022 में प्रिंस ऑफ वेल्स के रूप में किसे नामित किया गया? तो आंसर होगा प्रिंस विलियम को। तो ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने अपने सबसे बड़े बेटे विलियम और बहू कैट को प्रिंस एंड प्रिंसेस ऑफ वेल्स नामित किया है। उन्होंने और उनकी दिवंगत पत्नी डायना ने पहले ये उपाधि धारण की थी। प्रिंस विलियम ये महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पोते हैं। चार्ल्स जो कि 1958 में प्रिंस ऑफ वेल्स बने और अभी अपनी मां यानी कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद स्वतः ही राजा बन गए हैं। अभी आप जानते हो यूके की नई प्रधानमंत्री कौन बनी? लिज ट्रस। यूके में भारतीय हाई कमिश्नर कौन बने? उच्चायुक्त विक्रम दुर्रेस्वामी। और आपको याद है भारत अभी ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। ये भी याद रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ सितंबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए किसे नामित किया गया? तो आंसर होगा गुलाम अली को। तो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जम्मू कश्मीर के गुर्जर मुस्लिम गुलाम अली को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। और ये पहली बार है जब इस क्षेत्र के किसी गुर्जर मुसलमान को मनोनीत सदस्य के रूप में राज्यसभा भेजा गया हो। आप जानते हो अभी राज्यसभा के हमारे अध्यक्ष कौन है? जगदीप धनखड़ है भाई, जो वाइस प्रेसिडेंट है वही होते हैं। उपाध्यक्ष कौन है? हरिवंश नारायण सिंह है। महासचिव है प्रमोद चंद्र मोदी। वैसे सदन के नेता किसे बनाया गया था? पीयूष गोयल को। और विपक्ष का नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। अच्छा, पहले तो मैं राष्ट्रपति जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताता हूँ। आप अभी तो ये जानते हो ना, अभी हमारे पहले आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? ये द्रौपदी मुर्मू है। कौन से नंबर की हैं? तो 15वें नंबर की हैं, ये याद रखना। अच्छा बताऊं मैं आपको, तो एक बार एग्जाम में आपके पूछा गया था प्रश्न कि इनसे पहले जो राष्ट्रपति थे ना रामनाथ कोविंद, उस समय किसी एक एग्जाम में पूछा गया था कि वो किस राज्य से हैं, मतलब उनका किस राज्य से संबंधित है वो। तो उनका संबंध था उत्तर प्रदेश से। लेकिन अब वो हमारे राष्ट्रपति नहीं है। अगर आपके अब एग्जाम में प्रश्न आएगा इस तरह का, तो पूछा जाएगा द्रौपदी मुर्मू से रिलेटेड कि इनका संबंध किस राज्य से है, तो आप कर दोगे आंसर उड़ीसा से है। और एक एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा गया था कि उस वक्त रामनाथ कोविंद जब ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने किसको हराया था? तो उन्होंने तो हराया था मीरा कुमार को। लेकिन अभी उनकी बात नहीं चलेगी आपके एग्जाम में, अभी तो ये बन गई है। तो आप बताओ द्रौपदी मुर्मू जी ने किसको हराया? तो आंसर होगा यशवंत सिन्हा को। अच्छा, एक अच्छा प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान से सुनना। पहले आप उत्तर देने की कोशिश करना। यहां से 3 प्रश्न मैं आपके जोड़ूंगा कि अभी तक सबसे कम समय तक के लिए राष्ट्रपति कौन बने? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। और ये भारत के 3रे नंबर के राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल मात्र 2 सालों के लिए था। और इस तरह से ये अभी तक कम समय के लिए राष्ट्रपति थे हमारे। अब इन्हीं से लिंक करके एक और प्रश्न आप याद कर लो कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो भी आपका उत्तर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। और जाकिर हुसैन, इन्हें भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च सम्मान भी मिल चुका है। और याद रखना, ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु ऑफिस में ही हो गई थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनसे रिलेटेड। अब हमने क्या कहा? सबसे कम समय तक के लिए राष्ट्रपति। अब आपके मन में ऑटोमेटिकली प्रश्न आ रहा होगा कि सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे? तो आपका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। अब एक प्रश्न एग्जाम में यह भी आया था कि भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर होगा इसका श्री नीलम संजीव रेड्डी। और ये भारत के 6ठे नंबर के राष्ट्रपति थे। जब ये राष्ट्रपति बने थे ना, तो इनकी उम्र थी 64 ईयर। और याद रखना, ये भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। और मैं आपको बता दूं, ये जो नीलम रेड्डी हैं, ये आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अब यहां से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूं। जो वर्तमान में हमारी द्रौपदी मुर्मू है ना, मतलब हमारी जो राष्ट्रपति हैं, इनकी उम्र भी 64 ही है। ये भी बड़ी मजेदार बात है, ये भी याद रखना। और आप जानते ही हो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल।
और आपको याद होगा कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे। कोशिश करूंगा डेली के 10 क्वेश्चन और टॉपिक वाइज लेकर के चलूंगा। जैसे आज राष्ट्रपति से संबंधित मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए और ये 10 क्वेश्चन ही आपके इस तरह से होंगे जो किसी न किसी एग्जाम में कम से कम एक बार या ज्यादा से ज्यादा कितनी बार भी पूछे गए हो, लेकिन सारे वही क्वेश्चन लेकर के आऊंगा जो आपके किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हो। प्लान तो मैंने आपको इस तरह का भी बताया था, क्विज वाला भी बताया था, लेकिन कहते ना समय कहकर नहीं आता, तो कुछ समस्याएं ऐसी आ गई कि सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। तो करेंगे सही, थोड़ा संभल जाए और जो छूट गया एक बार बराबर हो जाए, जरूर करेंगे। और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करते हो तो हमें भी अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग साथ हो, सपोर्ट कर रहे हो। चलो अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर कलम नो कार्निवल पुस्तक मेले का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा अहमदाबाद में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के अहमदाबाद में कलम नो कार्निवल पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। तो नव भारत साहित्य मंदिर यह हर साल अहमदाबाद में इस पुस्तक मेले का आयोजन करता है। और तो इसके जरिए गुजरात के साहित्य और ज्ञान का विस्तार तो हो ही रहा है, साथ ही नए युवा साहित्यकारों लेखकों को भी एक मंच मिल रहा है। तो कलम नो कार्निवल गुजराती भाषा के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी की किताबों का भी एक बड़ा सम्मेलन है। अच्छा चलो बताओ, अभी किसे 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया? तो आंसर होगा मेक्सिको का शहर ग्वाडलाजारा को। और अगर आपसे पूछे कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया गया था, तो आंसर होगा 23 अप्रैल को। इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस, वो होता है 2 अप्रैल को। चलो आप तो एक प्रश्न का उत्तर दे दो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट खास क्वेश्चन है कि किस राज्य का है जामताड़ा जिला, जो कि देश का पहला जिला बना जिसके हर गांव में पुस्तकालय है? तो आंसर होगा झारखंड। आपको याद होगा अभी प्रधानमंत्री जी ने इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन कहां पे किया था? अहमदाबाद में। याद रखना अभी 36वें नेशनल गेम्स होने वाले हैं में, जिसका शुभंकर यानी कि मैस्कॉट क्या है? सवज, इसका मतलब होता है शावक। और याद रखना अहमदाबाद और केरल, इन दोनों को टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में शामिल किया गया। क्वेश्चन याद रखना, ये बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, हाल ही में फॉर्जिंग मेटल नृपेंद्र राव एंड द पेन्नार स्टोरी नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा पवन सी लाल ने। तो पवन सी लाल ये मुंबई के एक लेखक और पत्रकार है जिन्होंने फॉर्च्यून पत्रिका के भारतीय संस्करण के लिए भी लिखा है। तो उन्होंने अभी ये बुक लिखी है जिसका नाम है फॉर्जिंग मेटल नृपेंद्र राव एंड द पेन्नार स्टोरी। पवन सी लाल, इनको 2016 में सिटी जर्नलिस्ट एक्सीलेंस का अवार्ड भी मिल चुका है। अच्छा बताओ, जे सिंह कौन सी बुक लिखी थी अभी इन्होंने? द मैकमोहन लाइन, जिसको हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने लॉन्च किया था। राजेश तलवार, इन्होंने द बॉय वू रॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन नाम की बुक लिखा। और देविका रंगाचारी क्वीन ऑफ फायर नाम की बुक लिखी इन्होंने। ये याद रखना, बढ़ते आगे। अभी हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा HDFC बैंक। तो भारत में सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है ये HDFC बैंक, जो अभी नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। इससे पहले ये जो व्यवस्था है ये कागज आधारित थी, यानी कि पेपर बेस्ड थी। तो अब इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जैसी नई व्यवस्था आने से कागज आधारित प्रक्रिया को अब समाप्त कर दिया जाएगा, जिस कारण से अब नई इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी बेहद तेजी के साथ सत्यापित करने के साथ ही और भी ज्यादा सुरक्षा के साथ तुरंत वितरित की जा सकती है। अच्छा, यहाँ पे बैंक गारंटी का मतलब तो आप समझ रहे हो ना? इसे एक उदाहरण से समझो अगर नहीं समझ आ रहा तो। जैसे मान लो आपका एक कंप्यूटर का दुकान है, आप कंप्यूटर बेचते हो और मुझे 100 कंप्यूटर चाहिए और आज ही चाहिए, पर मेरे पास पैसे भी नहीं है। तो क्या आप मुझे कंप्यूटर दोगे? क्या नहीं। मैं कहूंगा भाई विश्वास नहीं, ये वो फलाना डीगरा दे दो यार, आप कहोगे नहीं। पर अगर इस कंडीशन में बैंक वाले बीच में गारंटी ले लेते हैं मेरी कि हाँ यार दे दो यार, दे देंगे ये पैसे, और नहीं दिए तो मैं पैसे दूंगा, तो फिर इस कंडीशन में आप मुझे कंप्यूटर दे दोगे, क्योंकि मेरी तरफ से गारंटी किसने दे दी है? बैंक ने दे दी है। क्योंकि अगर मैं टाइम पे पैसा नहीं लौटाऊंगा तो फिर बैंक को लौटाना पड़ेगा। यही है बैंक गारंटी, जो अब इलेक्ट्रॉनिक हो गई है, यानी कि आप कह सकते हो ऑनलाइन हो गई है, डिजिटल हो गई है। अच्छा, HDFC बैंक की बात करते हैं।
तो अभी क्रेडिट कार्ड मार्केट में टॉप पे HDFC बैंक की है, जबकि डेबिट कार्ड मार्केट में टॉप पे SBI चल रहा है। अभी HDFC बैंक ने केरल के कोझिकोड में पहला वुमेन ऑपरेटेड ब्रांच भी खोला था और अभी HDFC बैंक ने ही विजिल आंटी कैंपेन भी शुरू किया था। उसके अलावा अभी इसने एक नई SMS बैंकिंग सुविधा भी शुरू की है अपने ग्राहकों के लिए। और अभी HDFC बैंक ने ही गुजरात में बैंक ऑन व्हील सेवा भी शुरू की थी। HDFC बैंक की स्थापना होती है 1994 में। मैनेजिंग डायरेक्टर इसके शशिधर जगदीशन है, मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसका टैगलाइन होता है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। बाकी कोटक महिंद्रा बैंक अभी IT पोर्टल के साथ एकीकृत इंटीग्रेट होने वाला ये पहला बैंक बना था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसने उत्सव फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम को शुरू किया और फेडरल बैंक नए टैक्स प्लेटफॉर्म पर पेमेंट गेटवे सूचीबद्ध करने वाला ये पहला बैंक बना। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना, बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में किस बीमा कंपनी ने एक टर्म इंश्योरेंस प्लान क्लिक टू प्रोजेक्ट सुपर लॉन्च किया है? तो आंसर होगा HDFC लाइफ इंश्योरेंस। तो अभी HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने टर्म इंश्योरेंस प्लान क्लिक टू प्रोजेक्ट सुपर लॉन्च किया है, जो सुरक्षा जरूरतों के अनुसार अनुकूलन को सक्षम बनाता है। ये योजना परिवार को व्यापक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। तो किसी भी व्यक्ति के पास आवश्यकता के अनुसार 3 प्लान है, लाइफ, लाइफ प्लस और लाइफ गोल। तो इनमें से वो किसी भी कवर को चुन सकता है अपने अनुसार। देखो, HDFC लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना होती है सन 2000 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके CEO विभा पडलकर है। आप जानते हो अभी जो एक्ट्रेस हैं विद्या बालन, वो ब्रांड एम्बेसडर बनी थी भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की। और LIC से याद आएगा, अभी LIC ने बीमा रत्न नाम से बचत जीवन बीमा योजना शुरू की है। बाकी आप जानते हो SBI जनरल इंश्योरेंस, अभी इसके MD CEO बने थे पारितोष त्रिपाठी और इसने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च किया था। चलो मुझे बताओ, अभी किसने ग्लोबल हेल्थ केयर प्रोग्राम को लॉन्च किया था? तो बजाज आलियांज ने। इसके नए MD CEO बने थे तपन सिंघल। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक का आयोजन कहां पे किया? तो आंसर होगा पंजाब में। तो अभी हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना ने पंजाब में संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक का आयोजन किया। यह अभ्यास सेना की खड़का कोर और वायुसेना के बीच में आयोजित किया गया। इसमें दुश्मन से रक्षा करने और उसकी गहरी पेट को खत्म करने का अभ्यास किया गया। कहां पे किया गया? पंजाब में। अच्छा, फिर बताओ, अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 70A के तहत 5वें स्टील्थ फ्रिगेट को लॉन्च किया है, उसका नाम बताओ। आंसर होगा तारागिरी। तो भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 70A के 5वें स्टील्थ युद्धपोत, जिसका नाम है तारागिरी, अभी इसे मुंबई में लॉन्च किया गया। इसे मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई में लॉन्च किया गया और इस फ्रिगेट का नाम गढ़वाल में स्थित हिमालय की एक पहाड़ी श्रृंखला के नाम पर तारागिरी रखा गया है। इसका निर्माण मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया और इसे ये जो नाम है ना तारागिरी, नेवी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन की जो अध्यक्ष हैं चारू सिंह, उन्होंने दिया है। आपको बता दूं, प्रोजेक्ट 70A कार्यक्रम के तहत टोटल 7 इस तरह के जहाज बनेंगे, जिसमें से 4 मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड बनाएगा और 3 गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स बनाएगा। हमने कहा ये 5वां है तारागिरी, तो इससे पहले 4 कौन कौन से बन गए? पहला बना था नीलगिरी, फिर बना था हिमगिरी, फिर बना था उदयगिरी, फिर बना था दूनागिरी और अब ये है तारागिरी। हमारे नेवल चीफ कौन है? नौसेना प्रमुख R हरि कुमार है और नौसेना दिवस होता है 4 दिसंबर को। एयर चीफ मार्शल हमारे विवेक राम चौधरी हैं और एयरफोर्स डे होता है 8 अक्टूबर को। आर्मी चीफ मनोज पांडे हैं, आर्मी डे 15 जनवरी को होता है। और आप बताओगे अभी कि अभी किस देश ने भारत के जो पूर्व नौसेना प्रमुख थे सुनील लांबा, उनको मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया? तो इसका उत्तर होगा सिंगापुर ने। याद रखना, बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी सितंबर 2022 में ही जिमैक्स 2022 जो एक्सरसाइज है, ये इसका कौन सा संस्करण है? तो आंसर होगा 6ठा। जिमैक्स का मतलब हो गया जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। भारत और जापान के बीच में ये एक नेवल एक्सरसाइज है। अभी 11 सितंबर 2022 को ये शुरू हुई। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। और इस बार ये इसका 6वां संस्करण है और इसमें भारत की ओर से
3 स्वदेशी निर्मित जहाज हिस्सा ले रहे हैं। एक है सह्याद्री, एक है INS कदमत और एक है कवरत्ती। अच्छा, वैसे जापान के साथ और कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं हम? एक तो ये जिमेक्स नाम की एक्सरसाइज हो गई, एक धर्मा गार्जन नाम की एक्सरसाइज करते हैं, एक शिन्यू मैत्री करते हैं, एक सहयोग काजिन भी करते हैं और एक मालाबार नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं जो क्वाड देशों के बीच में होती है, जिसमें भारत है, जापान है, अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज को हम लोग रिवाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले जापान से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं एक बार। एक तो ये याद रखना कि 2025 में जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप है ये कहाँ पे होंगे? टोक्यो, जापान में। अभी 2022 में ये हुए थे अमेरिका में, 2023 में ये बुडापेस्ट में होंगे। और यहाँ के अभी पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे जिनका भी निधन हो गया? गोली मार करके हत्या कर दी थी उनकी, शिंजो अबे की। ये यहाँ के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे थे। हमने 2022 में नेताजी अवार्ड दिया इनको और 2021 में पद्म विभूषण दिया था। अभी आपको याद होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ट्रेवल्स एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया था, जिसमें भारत 54 नंबर पे था और टॉप पे जापान ही था। और वैसे अभी यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो आंसर होगा फूमियो किशिदा। कैपिटल टोक्यो है और करेंसी है येन। अच्छा, फिर बताओ, अभी सितंबर 2022 में बेस्ट एक्टर का एमी अवार्ड जीतने वाले पहले एशियाई अभिनेता कौन बन गए? तो आंसर होगा ली जुंग जे। तो साउथ कोरियाई एक्टर हैं ये ली जुंग जे। उन्होंने 74वें नंबर के प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में स्क्विड गेम शो में अपनी भूमिका के लिए ड्रामा सीरीज में बेस्ट लीड एक्टर का पुरस्कार जीता है और इस तरह से वे ये अवार्ड जीतने वाले पहले एशियाई अभिनेता बन गए हैं। साथ ही वे पहले एक्टर हैं जिन्होंने अंग्रेजी के अलावा किसी दूसरी भाषा में भूमिका के लिए ये अवार्ड जीता है। अभी आपको बता दूं 12 सितंबर को लॉस एंजल्स अमेरिका में 74वें एमी पुरस्कारों का आयोजन किया गया और इसमें आपको बता दूं सक्सेशन को बेस्ट ड्रामा ऑफ द ईयर नामित किया गया। आपको याद होगा अभी हम लोगों ने पढ़ा था जो बराक ओबामा है अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट, उनको ओवर ग्रेट नेशनल पार्क नाम की डॉक्यूमेंट्री में अपनी आवाज देने के लिए एमी अवार्ड मिला था और इस तरह से वे दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति बने थे ये एमी पुरस्कार पाने वाले। अच्छा, एमी अवार्ड्स ये किस लिए दिए जाते हैं, ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो टीवी प्रोग्राम्स के लिए दिया जाता है, इनको एक लाइन में याद रखो। जबकि ग्रैमी अवार्ड ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। चलो बताओ, हाल ही में ड्रामा सीरीज में लीड एक्ट्रेस के लिए 2 बार एमी अवार्ड जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई? तो आंसर होगा जेंडेया। तो इन एक्ट्रेस का नाम है जेंडेया, जो किसी ड्रामा सीरीज में लीड एक्ट्रेस के रोल के लिए 2 बार एमी अवार्ड जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई है। सन 2020 के ड्रामा सीरीज यूफोरिया के लिए लीड एक्ट्रेस का एमी अवार्ड जीतने वाली सबसे कम उम्र की विजेता बनी थी ये, और अभी उन्होंने यूफोरिया में लीड रोल के लिए दोबारा से ये पुरस्कार जीत लिया है। क्या नाम है? जेंडेया। आप मुझे बता सकते हो अभी अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला का नाम क्या है? चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग को आगे बढ़ाने के लिए किस आईआईटी ने आईबीएम के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास ने भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग कौशल विकास और अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी कि आईबीएम के साथ समझौता किया है। अच्छा, क्वांटम से एक प्रश्न याद आ रहा है मुझे, आपको भी याद होगा। कुछ समय पहले इसरो ने पहली बार 300 मीटर की दूरी पर फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का सफल परीक्षण किया था। अच्छा बताओ, अभी सबसे तेज सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर किसका है और कौन सा है? तो पहले तो जापान का फुगाकू था, लेकिन अब कौन सा है? अमेरिका का फ्रंटियर है। आपको याद होगा आईबीएम ने साइबर हमलों को संबोधित करने के लिए कहां पर नए साइबर सुरक्षा हब का उद्घाटन किया था? तो आंसर होगा बंगलुरु। और आईबीएम फुल फॉर्म आपने देख लिया, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, स्थापना होती है 1911, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क और सीईओ इसके अरविंद कृष्णा है। इसी का निकनेम क्या है? बिग ब्लू।